दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका देश को इंतजार था। जिस सरकार का अहंकार पिछले कई सालों से आसमान छू रहा था, जिस सरकार के सामने बड़े से बड़ा विपक्षी नेता झुक जाता था, जिस सरकार की तानाशाही के आगे संस्थाओं ने घुटने टेक दिए थे, उसी सरकार के सामने आज 30 जजों की फौज खड़ी हो गई है। जी हां, 30 जज एक साथ एक ही झटके में। और ये कोई मामूली नियुक्ति नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जिसकी उम्मीद देश का हर आम आदमी लगाए बैठा था। क्योंकि जब कोई सरकार जनता की नहीं सुनती, जब कोई सरकार विपक्ष को रौंद देती है, जब कोई सरकार मीडिया को अपनी जेब में रख लेती है, तब बस एक ही उम्मीद बचती है और वो है न्यायपालिका। और आज न्यायपालिका ने वो कदम उठाया है जो बरसों से याद रखा जाएगा। ये कदम बताता है कि अभी भी इस देश में कुछ लोग बचे हैं जो संविधान को अपने करियर से ऊपर रखते हैं, जो अपनी शपथ को याद रखते हैं, जो न्याय की उस कुर्सी की गरिमा जानते हैं जिस पर वो बैठे हैं। दोस्तों, बात शुरू करते हैं इस पूरी खबर से। देश के चारों बड़े हाई कोर्ट्स को एक साथ 30 नए जज मिलने वाले हैं। मद्रास, कोलकाता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इन चारों जगहों पर लंबे समय से जजों की भारी कमी थी। हजारों केसेस पेंडिंग पड़े थे। लाखों लोग तारीख पर तारीख की लाइन में लगे हुए थे। लेकिन अब उम्मीद जगी है। इन 30 नए जजों में से 20 लोग वो हैं जो पहले वकालत कर रहे थे, यानी वो अनुभवी अधिवक्ता जिन्होंने सालों तक कोर्ट रूम में जिरह की है, जिन्हें कानून की बारीकियां हथेली पर याद है। अब वो जज बन करके मामलों की सुनवाई करेंगे। और बाकी 10 वो न्यायिक अधिकारी हैं जो पहले से ही न्यायपालिका का हिस्सा थे और अब वो प्रमोशन पाकर के हाईकोर्ट के जज बनने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नियुक्तियां मद्रास हाईकोर्ट में हुई है। यहां एक साथ 15 जज नियुक्त किए गए हैं, यानी लगभग आधी संख्या तो अकेले मद्रास हाईकोर्ट को मिली है। बाकी की नियुक्तियां कोलकाता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई है। अब सोचिए जरा, यह फैसला कितना बड़ा है। एक साथ 30 नए चेहरे न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे, 30 नए दिमाग मामलों की सुनवाई करेंगे, 30 नए फैसले आएंगे। और अगर इनमें से आधे भी निडर, निष्पक्ष और ईमानदार निकल गए तो आने वाले कुछ सालों में देश की न्याय व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। यही वो डर है जो आज सरकार को सता रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सरकार ने न्यायपालिका को अपनी सुविधा के हिसाब से ढालने की कोशिश की है। जो जज सरकार के अनुकूल फैसले देते थे उन्हें प्रमोशन मिलता था, अच्छी पोस्टिंग मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद बड़े पद मिलते थे। और जो जज सरकार की मनमानी के खिलाफ फैसला देते थे उन्हें छोटी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाता था, डिमोशन कर दिया जाता था, या फिर उनका करियर ही खत्म कर दिया जाता था। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, यह देश की हकीकत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जस्टिस अतुल श्रीधरन का है। दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यही वो जज हैं जिन्होंने सरकार की नींद उड़ा दी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो देश की न्यायिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मामला था मोदी सरकार के एक मंत्री विजय शाह का। इस मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया था। सोचिए जरा, एक कर्नल जो देश की सेवा करती है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा करती है, उसे एक मंत्री ने आतंकवादियों की बहन कह दिया। यह कितना शर्मनाक बयान था, यह कितना अपमानजनक था। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, ऐसे बयान आते हैं, 2-4 दिन हल्ला मचता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, मंत्री जी अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और मामला दब जाता है। लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस बार वो नहीं होने दिया जो हमेशा होता आया है। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और वो भी इतनी तेजी से कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई। सोचिए दोस्तों, 4 घंटे बहुत मायने रखता है। जिस देश में आम आदमी की एफआईआर दर्ज होने में महीनों लग जाते हैं, वहां एक जज के आदेश के बाद 4 घंटे में एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। यह है असली न्याय, यह है असली शक्ति, यह है वो व्यवस्था जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। जैसे ही ये फैसला आया, प्रधानमंत्री कार्यालय में हलचल मच गई, सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैल गई। सोचना शुरू हो गया कि अगर ये जज ऐसे ही चलते रहे तो हमारे कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद इनकी चपेट में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये जज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए तो फिर तो पूरी सरकार ही खतरे में आ जाएगी। इसीलिए तुरंत एक फैसला लिया गया। जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। और वो भी सामान्य तबादला नहीं, ये एक तरह से डिमोशन था।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जिस पद और शक्ति के साथ वो थे, वो इलाहाबाद कोर्ट में उनसे छीन ली गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई तो उनके रोस्टर को इस तरीके से बदल दिया गया कि अब वो सरकार से जुड़े मामलों की सुनवाई ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें केवल पारिवारिक मामलों की सुनवाई का जिम्मा दिया गया। यानी एक ऐसे जज को जो बड़े राजनीतिक मामलों में क्रांतिकारी फैसले दे सकता है, उसे तलाक और वारिसाना के मामले तक सीमित कर दिया गया। यह कैसा न्याय है? यह कैसी व्यवस्था है? यह तो सीधी सीधी बदले की भावना से किया गया काम है। और यही वो पैटर्न है जो पिछले कुछ सालों में बार बार दिखा है। जो भी जज सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, या तो उसे ट्रांसफर कर दिया गया या फिर उसका प्रमोशन रोक दिया गया। जस्टिस अतुल श्रीधरन के मामले में तो हद ही हो गई है। ये वो शख्स हैं जो अपनी काबिलियत और अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के हकदार हैं, लेकिन सरकार उनका प्रमोशन रोक रही है। सरकार का साफ मैसेज है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में मत आने दो, क्योंकि जब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रहकर के सरकार का पसीना छुड़ा सकते हैं, तो सोचिए अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए तो क्या करेंगे। तब तो पूरी सरकार को खून के आंसू रोने पड़ेंगे, और यही डर सरकार को खाए जा रहा है। दोस्तों, यहां एक बात याद रखनी होगी। जज लोया का नाम आपने सुना ही होगा। वो जज जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जो एक बड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिनके फैसले से एक बहुत बड़े नेता की मुश्किलें बढ़ सकती थी, और अचानक एक शादी में जाते वक्त उनकी मौत हो जाती है। पूरी कहानी संदेह के घेरे में है, लेकिन यह मामला भी दबा दिया गया। कोई ठीक से जांच नहीं हुई, कोई सच सामने नहीं आया, और अब हालात ये हैं कि कई जज अंदर से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके साथ भी वैसा ना हो जाए, कहीं वो लोया ना बन जाए। ये डर हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। जब जज ही डर करके फैसला लेने लगे तो न्याय की उम्मीद कहां से करे। लेकिन इस डर के बीच भी कुछ जज हैं जो निडर हैं, जो अपनी शपथ को याद रखते हैं, जो संविधान की मर्यादा बनाए रखते हैं, जो अपने प्रमोशन और करियर से ऊपर देश की जनता को रखते हैं। ऐसे जज ही असली नायक हैं, ऐसे जज ही असली संविधान के रक्षक हैं। और यही वो जज है जिनकी संख्या अब 30 और बढ़ रही है। इसीलिए तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। इसीलिए तो दूसरी तरफ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत का व्यवहार देखिए। 20 जुलाई की तारीख याद है ना आपको, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, जब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी, जब हमारे छात्र की खोपड़ी फोड़ी गई थी, जब हमारी बहनों और बेटियों के साथ बदसलूकी की गई थी। यह सब वीडियो में कैद है दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा है। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग तक ये तस्वीर पहुंची है। हर संवेदनशील व्यक्ति का दिल दहल गया है। एक वकील उन वीडियोज को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत के पास पहुंचा। उसने विनती की, हाथ जोड़े, कहा कि मिलॉर्ड मेरे पास सारे सबूत हैं, वीडियो हैं, तस्वीरें हैं, सिर्फ एक बार देख लीजिए, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सीजेआई का जवाब सुनकर के पूरा देश हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये वीडियो देखें। ना आप अपना समय बर्बाद कीजिए और ना मेरा समय बर्बाद कीजिए। सोचिए दोस्तों, कितनी सर्द जवाब है ये। जिस देश में अरबों की जायदाद के केसेस पर घंटों बहस होती है, जहां बड़े उद्योगपतियों की सुनवाई के लिए आधी रात को अदालतें खुल जाती है, जहां किसी सरकार को गिराने के लिए तुरंत सुनवाई हो जाती है, वहीं जब देश के बच्चों पर बर्बरता का मामला आता है तो सीजेआई कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर उनका समय जाता कहां है? किन मामलों में वो इतने व्यस्त हैं कि छात्रों की पिटाई का वीडियो देखने का भी वक्त नहीं है? यह है वो असली तस्वीर जो बताती है कि कुछ जज सरकार के कितने करीब हो चुके हैं, कुछ जज संविधान से ज्यादा सत्ता के प्रति वफादार हो चुके हैं, कुछ जज न्याय से ज्यादा अपने करियर के बारे में सोचते हैं। लेकिन इनके बीच भी वो जज हैं जो अपनी लकीर पर खड़े हैं। और अब जब 30 नए जज आ रहे हैं तो उम्मीद है कि इनमें से कुछ जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे भी निकलेंगे। यहां एक बहुत गंभीर मुद्दा है और जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। पूरे देश की अदालतों में जो मामले लंबित पड़े हैं उनमें से 48% से भी ज्यादा मामले सरकार के हैं। सोचिए जरा, आधे से ज्यादा मुकदमे तो खुद सरकार के हैं। यानी सबसे ज्यादा न्याय व्यवस्था पर बोझ कौन डाल रहा है? सरकार डाल रही है। जो सरकार कहती है कि न्यायपालिका में देरी है, उसी सरकार के अपने आधे मामले पेंडिंग हैं। यह कैसा दोगला व्यवहार है? यह सरकार अपने विभागों के बीच के झगड़े भी अदालतों में ले जाती है। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर मुकदमा करता है, एक विभाग दूसरे विभाग को कोर्ट में घसीटता है। ये सब मुद्दे तो आपस में बैठ करके सुलझाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें अदालत में ले जाना है। और इसी बीच आम आदमी का केस दब जाता है। आम आदमी तारीख पर तारीख लेता रहता है, महीने बीतते जाते हैं, साल बीत जाते हैं, कभी कभी तो एक पीढ़ी बीत जाती है और केस का फैसला नहीं आता। यह कैसा न्याय है?
यही वजह है कि 30 जजों की नियुक्ति इतनी महत्वपूर्ण है। ये नए जज लंबित मामलों का बोझ कम करेंगे, ये आम आदमी के केस भी सुनेंगे और सरकार के केसेस भी सुनेंगे। और अगर ये निडर होकर के काम करते हैं तो कई ऐसे फैसले आएंगे जिनसे सरकार की मनमानी पर लगाम लगेगी। यहां एक बात और गौर करने वाली है, न्यायिक हलकों में लंबे समय से एक बात कही जाती रही है और आज मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि सरकार जजों की नियुक्ति में अपने विचारधारा के लोगों को ही आगे बढ़ाती है, यानी जो जज सरकार की सोच से मिलते जुलते होते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है और जो अलग सोच रखते हैं उन्हें दबा दिया जाता है। यह आरोप कोई हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस उदाहरण है। कई बार कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है, सरकार ने उन्हें महीनों तक लटका करके रखा है, जब तक कि वो जज या तो रिटायर ना हो जाए या फिर उनकी वरिष्ठता खत्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ अपने पसंदीदा लोगों को तुरंत मंजूरी दे दी जाती है। यह दोगली व्यवस्था है, यह न्याय की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। जब जजों की नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं होगी तो फैसला निष्पक्ष कैसे होगा? इसलिए मैं कहता हूं आज 30 जजों की जो नियुक्ति हो रही है वो एक बहुत बड़ा मौका है। मौका यह कि कॉलेजियम को अब बहुत सोच समझ करके काम करना होगा। कॉलेजियम को अब उन नामों को आगे बढ़ाना होगा जो सचमुच निष्पक्ष हैं, जो सचमुच निडर हैं, जो सचमुच संविधान के प्रति समर्पित है। और अगर यह मौका खो दिया तो अगले कई सालों तक इसे सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि जब भी लोकतंत्र पर संकट आया है, न्यायपालिका ने ही उसे बचाया है। इमरजेंसी के काले दिनों में जब पूरा देश डर के साए में जी रहा था, तब भी कुछ जज ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जिन्होंने संविधान की मर्यादा बनाए रखी, जिन्होंने अपने करियर को दांव पर लगा करके न्याय का साथ दिया और इतिहास ने उन्हें हमेशा याद रखा। आज भी वैसे ही स्थिति है, आज भी न्यायपालिका को वही भूमिका निभानी है। और अगर 30 नए जज इस भूमिका के लिए तैयार हैं तो आने वाला वक्त बहुत ही सुनहरा होगा। इस पूरे मामले में एक और पहलू जो मुझे रोमांचित करता है, कई सालों बाद यह पहली बार है जब न्यायपालिका इतनी बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां कर रही है। यह अपने आप में एक संदेश है। यह संदेश है कि न्यायपालिका अब चुप बैठने वाली नहीं है। यह संदेश है कि न्यायपालिका अब सरकार की मनमानी को हजम करने वाली नहीं है। यह संदेश है कि न्यायपालिका अब आम आदमी की आवाज बनने के लिए तैयार है। और यही तो हम चाहते हैं, एक ऐसी न्यायपालिका जो निडर हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, एक ऐसी न्यायपालिका जो सत्ता के दबाव में ना आए, एक ऐसी न्यायपालिका जो हर आम आदमी को उसका हक दिलाए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये 30 नए जज कैसे साबित होते हैं। क्या ये जस्टिस अतुल श्रीधरन की तरह निडर होंगे? क्या ये अपनी शपथ को याद रखेंगे? क्या ये सरकार के दबाव में आए बिना फैसले लेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले महीनों और सालों में मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि इनमें से कई जज ऐसे साबित होंगे जिन पर देश को गर्व होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएं होती है और उन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण है न्यायपालिका। जब न्यायपालिका मजबूत होती है तो पूरा लोकतंत्र मजबूत होता है। जब न्यायपालिका कमजोर होती है तो पूरा लोकतंत्र कमजोर होता है। और आज जब 30 नए जज आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बदलाव का स्वागत करें, हम उन जजों का सम्मान करें जो निडर होकर के काम करते हैं, हम उन आवाजों का साथ दें जो न्याय की मांग करती है, हम अपनी न्यायपालिका के साथ खड़े हों। सरकार के अहंकार को टूटते हुए देखना हो, सत्ता के मद को जमीन पर आते हुए देखना हो, तानाशाही की चादर को उतरते हुए देखना हो, तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है न्यायपालिका को मजबूत करने का, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का, न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करने का। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बाकी सब रास्ते तो हमने आजमा लिए, सड़कों पर आंदोलन कर लिए, संसद में हंगामा कर लिए, चुनाव में हार जीत भी देख लिए, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब न्यायपालिका अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। और आज वो 30 नए जज आ रहे हैं, वो इसी ताकत की शुरुआत है। और मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहना जरूरी है दोस्तों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस बदलाव पर नजर बनाए रखिए, इस नए जजों के फैसलों को देखिए। जो जज निडर होकर के काम करते हैं उनका सम्मान कीजिए और जो जज सरकार के आगे झुक जाते हैं उनकी आलोचना भी कीजिए। यही आप कर सकते हैं एक जागरूक नागरिक के तौर पर। बाकी बड़े काम तो न्यायपालिका खुद कर लेगी अगर हम उनका साथ देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बदलाव जरूर आएगा। अब आप बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 30 नए जजों की नियुक्ति एक ऐतिहासिक कदम है? क्या आपको लगता है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे जजों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को और मजबूत होने की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले सालों में न्यायपालिका सरकार की मनमानी पर लगाम लगा पाएगी? अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हर नए कमेंट पढ़ा जाएगा और आपकी आवाज आगे की स्टोरीज में शामिल की जाएगी। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।